हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम अकाउंटेंसी के चैप्टर 8 पार्टनरशिप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 1355 क्वेश्चन करने का टारगेट है हमारा स्टडी फास्ट पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 509। तो आई होप आप सारे सेशन को ज्वाइन कर रहे होंगे और अब तक 500 आर्ट्स पूरे क्वेश्चन को आपने देखा होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 509 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। प्रधान साझेदार वो है डैश, अ डोमिनेंट पार्टनर इज वन। कौन होता है प्रधान साझेदार? आपके पास ये ऑप्शंस हैं, टोटल 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं ई तक, और बताइए कि प्रधान साझेदार कौन होता है। आपका आंसर होगा who is not known to the outsiders but possesses real interest in the business and share in the profits of the business। प्रधान साझेदारी वो है जो कि बाहरी लोगों के लिए अज्ञात है पर व्यापार में वास्तविक हित रखता है और व्यापार के लाभ में अंशधारक है। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। एक प्रधान साझेदार वो है जो कि बाहरी व्यक्तियों के लिए अज्ञात है लेकिन व्यवसाय के लाभ के लिए अंशधारक है। वो व्यवसाय में पूरी साझेदारी निभाता है, यानी व्यवसायिक कार्यों में पूर्ण रूप से सहभागिता करता है। क्वेश्चन नंबर 510। पार्टनरशिप हैज़ बीन डिफाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट ऑफ। साझेदारी को साझेदारी अधिनियम डैश के द्वारा परिभाषित किया गया है। किस अधिनियम के द्वारा परिभाषित किया गया है साझेदारी को? आपका आंसर होगा सेक्शन 4 1932। 1932 की धारा 4 के द्वारा साझेदारी को साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के द्वारा परिभाषित किया गया है। साझेदारी को साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के द्वारा परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों का आपसी संबंध है जो उन सबके द्वारा या जो उनकी सबकी ओर से किसी एक साझेदार द्वारा संचालित व्यवसाय का लाभ आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 511। Which one of the following statement is not true? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अब इसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। यानी साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ एवं हानि का वितरण समान अनुपात में होता है। तो आपका जवाब होगा कि ये सही है, लेकिन यहाँ पे तो सही नहीं पूछ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट कर दीजिए। अगला, माइनर पार्टनर कैन गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त करता है, तो बिल्कुल करता है। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर क्रिएटेड थ्रू डिड। यानी साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है, तो बिल्कुल होता है। तो ये सारे ही सही है। यहाँ पे गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी अब आपका आंसर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज कंपल्सरी। साझेदारी का पंजीकरण अनिवार्य है, ये गलत होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। साझेदारी के संबंध में जो सही कथन है, सही स्टेटमेंट है, वो है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ और हानि का वितरण समान अनुपात में होता है। अवयस्क साझेदार लाभ में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। साझेदारों के मध्य संबंध संलेख द्वारा उत्पन्न होता है। साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, इसीलिए ये गलत है, बल्कि ऐच्छिक होता है। लेकिन पंजीकरण ना होने से साझेदारी अनेक लाभों से वंचित रह सकती है। क्वेश्चन नंबर 512। कैपिटल अकाउंट इज ओपनड इन केस ऑफ। पूंजी खाता किस दशा में खोला जाता है? आपका जवाब होगा पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस। साझेदारी व्यवसाय में पूंजी खाता को साझेदारी व्यवसाय के समय में खोला जाता है। पूंजी खाता साझेदारी फर्म के व्यवसाय की स्थिति में खोला जाता है। साझेदारी फर्म में होने वाले आय, लाभ, वेतन, कमीशन या मशीन या संपत्ति आदि में हिस्सा, इन सभी का समायोजन साझेदारों के पूंजी खाते में सीधा सीधा किया जाता है। संस्था की पुरानी ख्याति या फिर नई ख्याति का समायोजन भी पूंजी खाते में ही किया जाता है। तो साझेदारी फर्म में व्यवसाय की दशा में पूंजी खाता खोलना आवश्यक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 513।
कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन रेफर्स टू टेकिंग इनटू अकाउंट। रूढ़िवादिता की अवधारणा किस बात को ध्यान में रखती है? आपका जवाब होगा लाभ प्राप्त और सभी संभावित हानियों को ध्यान में रखती है रूढ़िवादिता की अवधारणा। प्रॉफिट रियलाइज्ड एंड ऑल पॉसिबल लॉसेस, ऑप्शन डी। कंजर्वेशन अथवा रूढ़िवादिता अवधारणा व्यवसाय में लाभों को जब तक कि प्राप्त ना हो जाए और हानियों जो वास्तव में ना हो लेकिन संभावित हो उन्हें भी रिकॉर्ड करने की बात कहता है। तो इस अवधारणा में संभावित लाभों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है और संभावित हानियों की पहले से व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 514। In the absence of any contract, profit arising from partnership firm is credited to the partner's capital account in। किसी अनुबंध के अभाव में साझेदारी फर्म में से उत्पन्न होने वाले लाभ साझेदारों के पूंजी खाते में किस अनुपात में जमा किए जाते हैं? आपका जवाब होगा बराबर अनुपात में जमा किए जाते हैं। इक्वल प्रपोर्शन इज द राइट आंसर। पार्टनरशिप अनुबंध या पार्टनरशिप डीड की अनुपस्थिति में यदि फर्म को लाभ होता है तो ये लाभ सभी साझेदारी में बराबर बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जहाँ तक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन की बात है तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं बता रही हूँ। जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है इसमें बस उसी को मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप बिल्कुल फोकस रहें क्वेश्चन पे। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. They admit X as a partner for 1/3 share in profits of then firm. The new profit sharing ratio of A, B and X is। A और B एक फर्म में 3:2 2 के रेशियो के अनुपात में लाभ का विभाजन करने वाले साझेदार हैं। वे फर्म के लाभ में 1/3 हिस्सेदारी के लिए X को एक साझेदार के रूप में शामिल करते हैं। A, B और X का नया लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो करिए, आपके पास ये 4 ऑप्शन है और अपना आंसर खुद से डिसाइड करिए क्या होना चाहिए। तो दिया है ए बी का लाभ का अनुपात कितना दिया हुआ था? 3:2 दिया हुआ था। और क्या पूछ रहा था? नए साझेदार X का लाभ में हिस्सा था 1/3। तो नए साझेदार X के प्रवेश करने पर साझेदार होगा A, B का शेष हिस्सा होगा 1/3 है तो 1 - 1/3 यानी A, B का शेष हिस्सा 2/3 होगा। और शेष लाभ के 2/3 भाग में A का हिस्सा होगा 2/3 और 3/5 क्योंकि A और B के लाभ का अनुपात कितना है? 3/2 है। तो A का हिस्सा पूछ रहा है यानी 3, ये 3 और इन दोनों का योग यानी /5। इसको सॉल्व करेंगे तो 6/15 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। उसके बाद शेष लाभ के 2/3 भाग में B का हिस्सा कितना होगा? यानी 2/3 इंटू B कितना था? B का लाभ 2 था यानी 2/5 होगा। 2/5। अब इन दोनों को करेंगे सॉल्व, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/50 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में A, B और X का अनुपात पूछा है तो A का अनुपात निकला 6/15, B का है 4/15 और X का दिया था 1/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6:4:5। आंसर होगा ऑप्शन 6:4:5। ठीक है, ये आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थगित आयगत व्यय है? भूमि के क्रय पर किया गया कानूनी व्यय क्या स्थगित आय है? तो आपका आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन ए तो गया। अगला ऑप्शन देखिए, एक नए उत्पाद को बाजार में ले आने के समय किसी बड़े विज्ञापन अभियान पर किया गया व्यय। तो ये बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी।
expenses on a mega advertisement campaign while launching a new product. Option B is the right answer. नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेनेशन के जरिए समझिए। एक नए उत्पाद को बाजार में ले आने के समय किसी बड़े विज्ञापन अभियान पर किया गया जो व्यय होता है वो स्थगित आयगत व्यय होता है, स्थगित आयगत व्यय की श्रेणी में आता है। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो व्यय का ऐसा स्वरूप जिसका लाभ आगामी वर्षों में भी प्राप्त होता है वो स्थगित आयगत व्यय होता है, यानी डिफर्ड डिबेंचर मेथड होता है। नेक्स्ट अब आते हैं हम, ये एडमिशन है जो कि पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है। पार्टनरशिप में दो पार्ट आपको मिलेगा, एक पार्ट आपको इस सेशन में मिलेगा और अगला पार्ट, दूसरा पार्ट आपको अगले सेशन में मिलेगा। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो एडमिशन से रिलेटेड मिलेगा जो कि पार्टनरशिप का ही एक पार्ट है। पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 570 नंबर का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यदि साझेदारी विलेख अनुपस्थिति हो तो इनमें से एक कथन गलत होगा। सही विकल्प की आपको खोज करनी है। क्वेश्चन आपने समझ लिया कि यदि साझेदारी विलेख अनुपस्थिति हो तो इनमें से एक कथन गलत होगा। आपको सही विकल्प खोजनी है, यानी आपको गलत वाली कथन खोजनी है जो गलत होगा। पहला, इसके लिए आपको सारे स्टेटमेंट की जानकारी होनी चाहिए। स्टेटमेंट पहला दिया है, नो पार्टनर हैज़ द राइट टू रिसीव सैलरी, यानी किसी भी साझेदार को वेतन पाने का अधिकार नहीं होता है, तो ये तो सही है। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल, यानी पूंजी पर ब्याज की अनुमति नहीं होती है, ये भी सही है। सी ऑप्शन है, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, यानी आहरणों पर ब्याज प्रभावित नहीं की जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन 8 है, interest at the rate 5% is to be allowed on the partner's loan to the firm, यानी साझेदार द्वारा प्रतिष्ठान को दिए गए ऋण पर 5% की दर से ब्याज की अनुमति है। ये तो बिल्कुल गलत समझ में आ रहा है, यानी यहाँ पे आपका आंसर डी ही होना चाहिए। चलिए ई नंबर का भी ऑप्शन देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स, यानी लाभ व हानियाँ साझेदारों द्वारा समान रूप से साझा किए जाते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। यदि साझेदारी विलेख यानी पार्टनरशिप डीड अनुपस्थिति हो तो साझेदार के ऋण पर 6% का ब्याज देय होता है, 5% का नहीं होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी गलत होगा। और लाभ हानि बराबर बांटी जाती है। इसके अतिरिक्त साझेदार किसी भी प्राप्तियों के लिए योग्य नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए गलत है। ऋण पर 6% ब्याज देय होता है, अगर आपके ऑप्शन में 6% होता तो वो सही होता स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 518। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करते रहिए यदि आपको आ रहा हो तो। 518वें नंबर का क्वेश्चन है, if the withdrawals are made by the partners evenly in the beginning of each month, interest is usually calculated for the whole of the annual amount for, यानी यदि प्रत्येक माह के आरंभ में साझेदारों द्वारा बराबर आहरण किए जाते हैं तो ब्याज की गणना सामान्यतः डैश के लिए संपूर्ण राशि यानी वार्षिक पर की जाती है। कितने के लिए की जाती है, कितने महीनों के लिए? तो आपका जवाब होगा 6.5 महीने, 6.5 months, ऑप्शन डी। यदि प्रत्येक माह के आरंभ में साझेदार बराबर आहरण किए जाते हैं तो ब्याज की गणना सामान्यतः 6.5 महीने, 6 महीने, 6.5 महीने के लिए पूरी राशि पर की जाती है, 6.5 मंथ। तो औसत माह की गणना की जाएगी पहली आहरण के बाद बचे माह प्लस अंतिम आहरण के बाद बचे माह अपॉन 2, यानी पहली आहरण के बचे माह 12 महीने प्लस अंतिम आहरण यानी 1 महीने अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5 मंथ आएगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन गुडविल इज ब्रॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर in the form of cash, the goodwill amount is credited to the old partner's end, जब आने वाले साझेदार द्वारा नकदी के रूप में सुनाम लाया जाता है
तो सुनाम लेखा को पुराने साझेदारों के लिए डैश में क्रेडिट किया जाता है। किसमें, किस अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा? जब आने वाले साझेदार द्वारा नकदी के रूप में सुनाम लाया जाता है तो सुनाम लेखा को पुराने साझेदार के लिए किस क्रेडिट में, मतलब किस अनुपात में क्रेडिट किया जाता है? तो आपका जवाब होगा त्याग अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन सी, त्याग अनुपात। यदि नए आने वाले साझेदार द्वारा नकदी रूप में ख्याति लाई जाती है तब ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों में उनकी त्याग अनुपात में बांट दी जाती है। ठीक है, तो ये है 3 कॉलम। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट रिकॉर्ड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा, और सो being share of goodwill of new partner distributed in old partner in sacrificing ratio। अगला क्वेश्चन, out of following a new partner could be admitted in a partner with consent of, यानी एक साझेदारी फर्म में निम्नलिखित में किसकी सहमति से नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है? किसकी सहमति से दिया जा सकता है? ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी वर्तमान सभी साझेदारों की सहमति पे नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। एक साझेदारी फर्म में वर्तमान में सभी साझेदारों की सहमति से ही किसी नए साझेदार को फर्म में शामिल किया जा सकता है। यदि किसी अवस्था में कोई एक या एक से अधिक साझेदार नए साझेदार को शामिल किए जाने के खिलाफ हैं तो ऐसी अवस्था में नया साझेदार फर्म में तब तक नहीं जोड़ा जा सकता जब तक कि सभी की सहमति ना हो। Question number 521. X and Y are partners and sharing profits losses in the ratio of 4:3. They admit Z in partnership given 1/3 share in profits or losses. If Z receives his share from X and Y in equal proportion, the share of Y in profits or losses in future will be, यानी x और y साझेदार हैं और 4:3 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। वो z को 1/3 हिस्सा यानी 1/3 1/3 हिस्सा देते हुए साझेदारी में शामिल करते हैं। यदि z अपना हिस्सा x और y से बराबर बराबर प्राप्त करता है तो भविष्य में लाभ हानि में y का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो करिए, और ये है आपके पास 4 ऑप्शन, और इसमें से डिसाइड करिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सो शेयर ऑफ x गिवन टू z कितना है? 1/3 z का, फिर x इंटू 1/2, सॉल्व करेंगे 1/6 होगा। शेयर ऑफ y गिवन टू z 1/3 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/6। सो न्यू शेयर क्या होंगे? नए नए शेयर। x का नया शेयर होगा 4/7 माइनस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे। 1/7 क्यों होगा 4/7? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, x और y का 4/3 है, तो x का 4:3 है, 4:3, तो x का 4 है 4, और ये 4 + 3 7, तो यानी x का होगा 4/7 और y का होगा 3/7। आई होप आप समझ गए होंगे इस मेथड को। तो चलिए x का नया शेयर बनेगा 4/7 माइनस ये x और y z गिवन 1/6 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे 7 और 6 को एलसीएम लीजिए 42 आएगा। इसके बाद सॉल्व करिए, इधर डिवाइड इधर मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17/42। उसके बाद y का नया शेयर क्या होगा? y जैसे मैंने आपको बताया कि x 4/7 होगा और y क्या होगा 3/7 होगा। ठीक है, y क्या होगा 3/7, ये 3 और इन दोनों का योग 7, तो 3/7 और 1/6 माइनस करेंगे, इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम लीजिए माइनस करिए 11/42 आएगा। तो z का शेयर कितना होगा 1/6 प्लस 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 14/42 होगा। ठीक है, 14 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2/6 आएगा। इसके बाद 7/7 क्योंकि z का पूछ रहा है, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 7 2 14 और 6 7 42। तो नया रेशियो क्या बनेगा? नया रेशियो बनेगा 17:11:,
ये 14। तो पूछ क्या रहा है, शेयर ऑफ y, तो शेयर ऑफ y जो होगा वो 11/42 होगा। तो आंसर तो आपका यहीं पे आ गया, क्योंकि y का शेयर पूछ रहा है। 11/42 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगर आप फिर से इसको पॉज करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 522, द फेमस केस ऑफ गार्नर वर्सेस मर्रे इन पार्टनरशिप इज एप्लीकेबल इन द इवेंट ऑफ, यानी भागीदारी में गवर्नर बनाम मर्रे का प्रसिद्ध मामला किस स्थिति में लागू होता है। सारे ऑप्शन पढ़िए और बताइए किस स्थिति में लागू होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालियेपन की स्थिति में भागीदारी से विघटन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भागीदारी में गवर्नर बनाम मर्रे का प्रसिद्ध मामला जो है वो दिवालियेपन की स्थिति में भागीदारी से विघटन की स्थिति में लागू होता है। साझेदारी में गवर्नर और मर्रे का नियम साझेदारों की दिवालिया होने की स्थिति में भागीदारी अथवा साझेदारी विघटन में लागू की जाती है, जिसमें कि दिवालिया साझेदार के हिस्से की कमी को अन्य साझेदारों द्वारा उनके पूंजी के अनुपात में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 523, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड व्हाट इज द रूल फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी एक साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति के मामले में आहरण पर लगने वाले ब्याज का नियम क्या है। आहरण पर लगने वाले ब्याज का नियम ये होता है, कोई ब्याज नहीं वसूला जाता है। ऑप्शन ए, नो इंटरेस्ट इज चार्ज्ड। ऑप्शन ए, कोई भी ब्याज नहीं वसूला जाता है। सही जवाब होगा। एक साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में आहरण पर किसी तरह का कोई ब्याज देय नहीं होता है, साथ ही पूंजी पर ब्याज और किसी प्रकार वेतन तथा भत्ता आदि भी देय नहीं होता है। केवल ऋण पर ब्याज देय होता है, और वो भी 6% की रेट से, 6% रेट। अगला क्वेश्चन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट डैश PA is to be allowed to a partner for advances or loans given assuming the partnership deed stays silent on the matter, यानी दिए गए अग्रिम अथवा ऋण के लिए एक भागीदारी से एट द रेट डैश की वार्षिक दर से ब्याज लेने की अनुमति दी जाती है, ये मानते हुए कि साझेदारी विलेख इस मामले पर चुप रहता है। तो अपना आंसर करिए कि एट द रेट कितने की वार्षिक दर से, 6%। अभी आपने ऊपर पढ़ा एक्सप्लेनेशन में 6%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि साझेदारी विलेख में ऋण पर ब्याज की दर उल्लेखित ना हो, ऐसी अवस्था में ऋण पर ब्याज 6% की दर से देय होता है। यदि साझेदारी विलेख में ऋण पर ब्याज की दर उल्लेखित है तो वो दर ही ब्याज के रूप में देय होगा। अगर उल्लेखित होगा तो वो दर होगा, और नहीं होगा तो 6% की दर से होगा। अगला क्वेश्चन है, calculate the interest on drawings assuming the rate at the rate 10% PA for the year ended 31st December 2016 for the withdraw of ₹2000 made at the beginning of each month, ये मानते हुए कि 31 दिसंबर 2016 को समाप्त वर्ष के प्रत्येक माह की शुरुआत में 2000 रुपये की निकासी के लिए ब्याज की वार्षिक दर 10% है। तो आहरण पर ब्याज की गणना करनी है आपको, आहरण पर, ड्राइंग पर, रेट का, इंटरेस्ट का। ठीक है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन है 5, और अपना आंसर करिए। तो क्या पूछ रहा है, आहरण पर ब्याज। कुल आहरण बराबर कितना दिया हुआ था, 2000 दिया हुआ था। ठीक है, विदड्रॉ 2000 और कितने मंथ का, 12 मंथ का होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपीज़ आएगा। औसत मास के लिए फॉर्मूला होता है पहली निकासी के बाद बचे मास प्लस अंतिम निकासी के बाद बचे मास अपॉन 2, यानी 12 है पहली निकासी का प्लस अंतिम 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.5, 6.5 महीने। ब्याज दर कितना दिया हुआ था, 10% दिया हुआ था। तो आहरण पर ब्याज निकालेंगे। आहरण पर ब्याज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आहरण इंटू मास इंटू दर अपॉन 12 इंटू 100।
इसको हर जगह वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे 24,000 पुट करेंगे, मास कितना निकाला आपने 6.5 निकाला, दर कितना दिया हुआ है 10% दिया है, अपॉन 12 इंटू 100, सॉल्व करिए 1300 रुपीज़ आएगा, 1300 रुपये। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक ही लैंग्वेज में मैं पढ़ूंगी ताकि सभी को समझ में आ जाएगा। एक्स और वाई एक कंपनी में भागीदार हैं। एक्स कोई भी कमीशन शुल्क लेने से पहले एक्स 2,000 रुपये प्रति माह वेतन के साथ शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में लेने का हकदार है। वाई सभी कमीशन शुल्क लेने के बाद ₹5,000 पर मंथ सैलरी वेतन के साथ शुद्ध लाभ का 10% कमीशन के रूप में लेने का हकदार है। किसी भी प्रकार के कमीशन शुल्क से पहले वर्ष का शुद्ध लाभ 55,000 था, तो एक्स और वाई के बीच वितरित किए जाने वाला शुद्ध लाभ क्या होगा? समझ गए क्वेश्चन? आप नहीं समझे तो ये लीजिए, इसको पॉज करिए और इसको समझिए। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स और वाई में विभाजित होने वाला जो लाभ बराबर होता है शुद्ध लाभ के, और कितना दिया हुआ था 55,000 रुपये। केस अब करेंगे हम, एक्स का कमीशन कितना था, पहले हम एक्स का कमीशन निकालेंगे, तो सबसे पहले शुद्ध लाभ इंटू कितना परसेंट था 10% था, तो 10/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 5500। शुद्ध लाभ एक्स को देने के बाद कितना बचा 49,500। इसके बाद केस एक्स वाई का कमीशन है 49,500 इंटू कितना परसेंट था 10% था, इसको सॉल्व करेंगे तो 4500 निकल आया वाई का, और एक्स का कमीशन निकला 5500। तो एक्स और वाई में विभाजनीय लाभ होगा 45,000। तो एक्स और वाई का भाग कितना हो जाएगा 45,000 इंटू 1/2। तो एक्स का हो जाएगा 22,500 और वाई का 22,500, और आंसर आपका आएगा ऑप्शन ई। एक्स का 22,500 रुपये 22,500 और वाई का भी 22,500। अगला क्वेश्चन, on the admission of a new partner, if the partners decide to record change in the values of asset and liabilities in books but not in accounts the firm prepares, यानी नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार ये निर्णय करते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए लेकिन खातों में नहीं, तो फर्म बनाती है। कौन सा फर्म बनाती है? आपका आंसर होगा स्मारक पूर्ण मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट, ऑप्शन ए। कौन सा फर्म बनाती है? फर्म स्मारक पुनर्मूल्यांकन का खाता, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट। नए साझेदार के प्रवेश पर यदि साझेदार ये निर्णय करते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन का लेखा पुस्तकों में किया जाए लेकिन खातों में नहीं, तो ऐसी स्थिति में फर्म जो है वो मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट्स यानी स्मारक पूर्ण मूल्यांकन खाता बनाती है। अगला क्वेश्चन, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ABC इज A 1/2, B 2/5, C 1/10. After retirement of A, remaining partners ratio will be, यानी अ ब स का लाभ विभाजन अनुपात 1/2, 2/5, 1/10 है। तो अ के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का अनुपात क्या होगा? अ के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदारों का अनुपात आपको बतानी है। सॉल्व करिए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और अपना आंसर डिसाइड करिए। अब स का लाभ विभाजन कितना अनुपात दिया था 1/2, 2/5, 1/10, या फिर इसको 5/10, 4/10 और 1/10 भी लिख सकते हैं। तो अ के सेवानिवृत्त होने पर ब स का नया अनुपात क्या बनेगा? ब और स का बोल रहा है, ब का 4/10 बनेगा और स का 1/10 बनेगा। तो ब स 4:1 हो जाएगा, 4:1। जब कोई साझेदारी
अवकाश ऋण कर लेता है तो शेष साझेदारों यानी कम से कम का लाभ विभाजन उसी अनुपात में बना रहता है। आपका जवाब होगा 4:1, क्योंकि बोल रहा था कि ए के सेवानिवृत्त होने पर शेष साझेदार यानी बी और सी के रेशियो पूछ रहा था, तो बी और सी का जो रेशियो बनेगा वो 4:1 बनेगा। अगला क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ एन ऑर्डिनरी पार्टनर फर्म शुड नॉट एक्सीड, यानी एक सामान्य साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपका जवाब होगा, चलिए सॉल्यूशन देखिए, एक सामान्य साझेदारी फर्म का अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि बैंकिंग साझेदारी में साझेदारों की संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक साझेदार वाली साझेदारी अवैध मानी जाती है। कंपनी अधिनियम 2013 रूल्स 2014 की धारा 464 धारा के अनुसार साझेदारी संगठन में अधिकतम संख्या 50 होगी। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? एक सामान्य साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जवाब होगा 20। नेक्स्ट 530 नंबर का क्वेश्चन है, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स इज क्रिएटेड टू, यानी नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। किसमें क्रेडिट किया जाता है किसी वृद्धि को? भवन के मूल्य में हुई। आपका जवाब होगा रिवॉल्यूशन अकाउंट में, पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाता है। नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन खाते यानी रिवॉल्यूशन अकाउंट्स में क्रेडिट किया जाता है। तो इस प्रकार से बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या क्या दिया था? डिक्रीज इन एसेट, और इसमें इंक्रीज इन एसेट होगा। इधर इंक्रीज इन रिजर्व होगा और इधर डिक्रीज इन रिजर्व होगा। थर्ड बनेगा इंक्रीज इन लायबिलिटी और इधर डिक्रीज इन लायबिलिटी। फोर्थ, omission of liability now recorded, omission of asset now recorded, और इधर आपका प्रॉफिट और इधर लॉस बनेगा। इफ बैलेंस इफ बैलेंस। अगला क्वेश्चन, पार्टनर बाय एस्टोपल इज अ, गत्यारोध द्वारा साझेदार होता है। कौन सा साझेदार होता है? गत्यारोध द्वारा। पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। गत्यारोध द्वारा साझेदार विशेष परिस्थितियों में साझेदार होता है। गत्यारोध द्वारा साझेदार यानी पार्टनर बाय एस्टोपल वो होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में साझेदार मान लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति मौखिक या लिखित शब्दों में या फिर अपने आचरण से ऐसा काम करता है कि दूसरे को ये विश्वास हो जाए कि वो फर्म में साझेदार है। वैसे तो वो साझेदार नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति इसी विश्वास पर उस फर्म को ऋण देते हैं, तो ऐसी स्थितियां ऋणदाताओं के लिए वो गत्यारोध द्वारा साझेदार माना जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विशेष परिस्थितियों में साझेदार। नेक्स्ट, अ पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल व्हेन, एक साझेदारी फर्म अवैध होती है जब, आपका आंसर होगा जब कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो। एनी ऑफ द पार्टनर्स इज फ्रॉम एनिमी कंट्री, जब कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो। एक साझेदारी फर्म में जो परिस्थितियां हैं जिसमें वो अवैध मानी जाती हैं, वो ये सारे कंडीशंस हैं। 7 कंडीशन होते हैं। कोई एक साझेदार शत्रु देश का हो, 2 से कम अथवा 50 से अधिक साझेदार होने पर, एक को छोड़ करके सभी साझेदारों के दिवालिया होने पर, न्यायालय द्वारा साझेदारी के समापन की घोषणा किए जाने पर, उद्देश्यों के अवैध होने पर, साझेदारी फर्म श्रम हित व राष्ट्र हित के विरुद्ध होने पर, साझेदारी का संचालन अयोग्य व्यक्ति जैसे पागल या अवयस्क द्वारा किए जाने पर। तो ये 7 कंडीशंस होते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट विथ पार्टनरशिप
फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं होता है? इसमें से कौन सा ऐसा लक्षण है जो कि साझेदारी संगठन में विद्यमान नहीं है? आपका आंसर होगा अविच्छिन्न उत्तराधिकार। अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन, ऑप्शन ए। साझेदारी संगठन के लक्षणों को दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है, एक वैधानिक लक्षण होता है और दूसरा सामान्य लक्षण होता है। वैधानिक लक्षण में कम से कम दो व्यक्तियों का होना, किसी वैध कारोबार का होना, समझौता द्वारा साझेदारी का सृजन, उद्देश्य लाभ कमाना, कारोबार के लाभों को आपस में बांटना, प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट या स्वामी। और दूसरा जो सामान्य लक्षण होता है, इसमें असीमित दायित्व, कार्य संचालन सभी या किसी एक के द्वारा हो, पृथक अस्तित्व नहीं हो, फर्म का निश्चित नाम हो, सद्विश्वास होना, व्यक्ति ही साझेदार होता है, हित हस्तांतरण, स्वैच्छिक पंजीकरण एवं संगठन। अब एक नोट है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार कंपनी की विशेषता है। तो आपका आंसर होगा इसमें से जो लक्षण है साझेदारी संगठन में जो विद्यमान नहीं है वो है परपेचुअल सक्सेशन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार, और बाकी सारे लक्षण विद्यमान है। असीमित दायित्व, एक समझौता द्वारा सृजन, ऐच्छिक पंजीकरण, लेकिन जो विद्यमान नहीं है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, A and B are partners of 5:3 ratio. C joins and the new ratio agreed 4:2:2. Find out the sacrificing ratio of A and B. यानी A और B 5:3 के अनुपात में साझेदार है। C प्रवेश करता है और नया अनुपात जो बनता है वो 4:2:2 तय हो जाता है। तो A और B का त्याग किया गया अनुपात ज्ञात कीजिए। A और B का त्याग किया हुआ अनुपात आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सोल्यूशन देखते हैं। A और B का लाभ विभाजन जो अनुपात है वो A और B का कितना था, 5:3 था। उसके बाद C जब प्रवेश किया तो 4:2:2 बन गया। तो त्याग अनुपात का फॉर्मूला होता है, त्याग अनुपात इक्वल टू होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। A का त्याग अनुपात कितना है, 5 अपॉन इन तीनों का, दोनों का ऐड करेंगे तो 8 होगा, यानी 5/8। A का त्याग अनुपात माइनस 4/8, ये 4 और अपॉन ये इन तीनों का ऐड 8। माइनस करेंगे, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे, 1/8 बनेगा। B का त्याग अनुपात कितना होगा, B 3 है, 3 अपॉन इन दोनों का ऐड 8 माइनस B इधर कितना है, 2 है, 2 अपॉन इन तीनों का जोड़ 8। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम होगा 8, 1/8 आएगा। तो A और B का त्याग अनुपात कितना बनेगा, 1/8 B है और A भी आया था 1/8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1:1, 1:1 होगा, 1:1 का रेशियो बनेगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1:1। अगला क्वेश्चन 535 नंबर, इन पार्टनरशिप अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज शोन इन न्यू बैलेंस शीट इन, यानी साझेदारी में अलिखित दायित्व को नए आर्थिक चिट्ठे में दिखाया जाता है। किस पक्ष में दिखाया जाएगा, नए आर्थिक चिट्ठे में? आपका जवाब होगा एसेट साइड में भी दिखाया जाता है, नहीं एसेट साइड में नहीं दिखाया जाता है, लाइबिलिटीज साइड में भी नहीं दिखाया जाता है, बोथ इन दोनों साइड में नहीं दिखाया जाएगा। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। साझेदारी में अलिखित दायित्वों के भुगतान को वसूली खाते में दिखाया जाता है, ठीक है, वसूली खाते में दिखाया जाता है, ना ही संपत्ति में ना ही दायित्व में, वसूली खाते में। यदि कोई दायित्व ऐसा है जिसका लेखा समापन के समय चिट्ठे में नहीं है, लेकिन समापन के दौरान किसी पहले मुकदमे के समापन के समय में निर्धारित होने के क्रम में वह फर्म का दायित्व बन जाए, जैसे कि संदिग्ध दायित्व यानी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, अथवा विवादास्पद भुगतान के दावे आदि। नेक्स्ट, P और Q साझेदार हैं जो कि 8:5 के अनुपात के रूप में लाभों का विभाजन करते हैं। 1 अप्रैल 2016 को
आर को साझेदारी में प्रवेश दिया। नया लाभ विभाजन का अनुपात पी क्यू और आर में क्रमशः जो पी क्यू आर का जो रेशियो बना, वो नया अनुपात बना, वो 6:4:3 के रूप में निश्चित किया गया। तो पी का द सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ पी का त्याग अनुपात क्या होगा? सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास और आंसर अपना बताइए कि क्या होना चाहिए। ओल्ड रेशियो जो था पी क्यू का वो 8:5 था। न्यू रेशियो जो बना पी क्यू आर का वो 6:4:3 बना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब पी का अनुपात पहले निकालेंगे। पी कितना है? 8 है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 बनेगा, यानी पी 8/13। उसके बाद दूसरे में पी कितना है? 6 है। 6 अपॉन इन दोनों को तीनों को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, 2/13 आएगा। क्यू का निकालेंगे। क्यू यहाँ पे कितना दिया है? 5 दिया है। 5 अपॉन इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13 माइनस पी का क्यू का यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4 और इन तीनों का जोड़ 13। इसको सॉल्व करेंगे 1/13। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी इक्वल टू 2/13 एंड क्यू इक्वल टू 1/13। तो पी क्यू का जो रेशियो बनेगा इनका 2:1 बनेगा। आंसर होगा आपका 2:1 का, ऑप्शन ए। अच्छा, रेशियो तो पूछा नहीं था, क्या पूछा था? पी का त्याग अनुपात पूछा है। पी का त्याग अनुपात, तो पी का जो त्याग अनुपात है वो 2/13 है। क्यू का 1/13 है और पी का 2/13 है। तो आंसर आपका 2/13 आएगा क्योंकि पी का पूछा था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन proportion 2:1. They admits new partner C whom they give 1/5 share in profits. The new profit sharing ratio will be A और B 2:1 में लाभ हानि को बांटते हैं। C नए साझेदार को लाभों में 1/5 भाग में 1/5वें भाग के लिए शामिल करता है। तो नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शन है, सॉल्व करिए और अपना बताइए कि नया लाभ हानि अनुपात आपका क्या बन रहा है। तो ओल्ड रेशियो जो दिया था ए बी का वो 2:1 का था और शेयर कितना है? 1/5 का दिया हुआ था। सो लेट न्यू प्रॉफिट बी 1। प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर सी इक्वल टू बनेगा कितना? 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। ये 1/5 ये है ना, 1 माइनस 1/5, तो इनको करेंगे सॉल्व तो 4/5 होगा। शेयर ऑफ ए रिमेनिंग, ए इन रिमेनिंग प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो पे जब ए का बनेगा तो 4/5 निकला। 4/5 इंटू ये 2 ए का बोल रहा है ना, 2 अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3, सॉल्व करेंगे 8/15। उसी प्रकार से इसको बी का निकलेगा 4/5 इंटू 1/3 ये, और इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे 4/15। और सी का जो न्यू फर्म प्रॉफिट इन ओल्ड रेशियो बनेगा वो 1/5 होगा। 1/5 इंटू 3/3 करेंगे, ये 3/3, तो इसको सॉल्व करेंगे 3/15। सो न्यू प्रॉफिट रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 8:843। 843 आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक्स और वाई अपने लाभों को 7:3 में अंश विभाजित करते थे। वो एक नई फर्म में 3/7 अंश के लिए जेड को शामिल करते हैं जिसमें वो एक्स से 2/7 और वाई से 1/7 प्राप्त करता है। तो एक्स, वाई और जेड का नया अनुपात क्या होगा? बिल्कुल उसी प्रकार से आपको सॉल्व करनी है। एक्स और वाई का जो पुराना लाभ अनुपात कितना दिया था ऊपर? 7:3 का दिया था, ठीक है, इस तरीके से समझिए। एक्स और वाई का जो पुराना लाभ अनुपात 7:3 था। नए साझेदार जेड का लाभ में जब हम भाग करेंगे ये 3/7 था जेड का, तो एक्स का जो नया लाभानुपात बनेगा 7 इन दोनों को ऐड 10 माइनस 2/7, ये 2/7। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 29/17 आएगा। उसी प्रकार से जब y का नया अनुपात बनाएंगे तो y 3, ये 3 और इन दोनों को ऐड करके 10 माइनस
y का कितना दिया था 1/7 माइनस 1/7, इसको सॉल्व करेंगे तो 11/10 आएगा। ठीक है, तो x, y और z का जो नया लाभ अनुपात बनेगा वो 27/70 बनेगा। 27/70 रेशियो 11/70 और ये 3/70। तो आंसर आएगा आपका 29, 11 और 30। 29, 11 और 30, 30। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एक्स और वाई के फर्म की ख्याति का मूल्य, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड at rupees 30,000. It is appearing in the books at rupees 12,000. Z is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring for goodwill? यानी x और y के फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 30,000 रुपये है। ये बही खाता में 12,000 रुपये लिखी गई है। Z को 1/4 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया गया Z को, तो वो ख्याति के लिए कितनी राशि ले आएगा? जेड को 1/4 हिस्सा के लिए प्रवेश दिया गया, तो वो ख्याति के लिए कितनी राशि लेकर के आएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास और सॉल्व करिए और अपना आंसर बताइए। जेड को 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया गया, इसलिए जेड द्वारा लाई जाने वाली जो ख्याति होगी वो होगा ख्याति की राशि इक्वल टू 30,000 माइनस 12,000 इंटू 1/4 1/4। अब इसको सॉल्व करिए, इसको माइनस करिए, फिर मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, कटेगा 4,500 रुपीज़ आएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज हीज। बाहर जाने वाली साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाएगी। उसके किस रूप में की जाएगी? उसके आपका आंसर होगा लोन, ऋण के रूप में। बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में ऋण के रूप में प्रदर्शित की जाएगी। एक साझेदारी व्यवसाय में यदि कोई साझेदार अवकाश, ऋण या फिर अन्य किसी कारण से साझेदारी व्यवसाय से बाहर जाता है, तो बाहर जाने वाले साझेदार की देय राशि को ऋण के रूप में आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ram and Shyam are partners in a firm with capital of rupees 4,80,000 and 3,10,000 respectively. They admitted Ganesh as a partner with 1/4 share of profit. Ganesh brings rupees 3 lakh as his capital. So Ganesh's share of goodwill will be। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी 4,80,000 और 3,10,000 है। उन्होंने लाभ हानि में 1/4 हिस्से के साथ में गणेश को एक साझेदार के रूप में प्रवेश दिया, तो गणेश द्वारा 3 लाख पूंजी के रूप में लाए गए। अब बताइए कि गणेश के हिस्से की ख्याति क्या होगी? आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए कि आपका आंसर क्या निकल रहा है। दिया है राम की पूंजी कितना 4,80,000, श्याम की पूंजी 3,10,000। तो लाभ हानि विभाजन का अनुपात बनेगा बराबर माइनस बराबर, बराबर बराबर। नए साझेदार गणेश के रूप पर लाभ हानि में भाग होगा 1/4, 1/4 था, तो 1/4 लाभ हेतु गणेश द्वारा लाई गई पूंजी कितनी थी? 3 लाख। 1/4 लाभ के अतिरिक्त जो शेष भाग होगा वो होगा 1 माइनस 1/4, सॉल्व करेंगे 3/4। तो तीनों साझेदारों की जो कुल पूंजी होगी वो था 3 लाख इंटू 3, तो कितना 9 लाख। गणेश के हिस्से की ख्याति तब कितनी होगी? 9 लाख माइनस कितना दिया था 4,80,000 और माइनस 3,10,000 दिया था, ये दिया था ना। उसके बाद इंटू करेंगे 1/4 से, इनको सॉल्व करेंगे, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे फिर इसको सॉल्व माइनस करेंगे, तो 1,10,000 आएगा इंटू 1/4। अब इसको सॉल्व करिए 27,500 आएगा आंसर, 27,500 रुपए। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 4:3:2 के अनुपात में लाभ हानि खाते का बंटवारा करते हैं। डी को साझेदारी में सम्मिलित करने पर सहमत होते हुए उन्होंने उसे 1/8 हिस्सा प्रदान किया। उसके नए लाभ हानि अनुपात क्या होंगे? बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको भी सॉल्व करनी है। तो ये लीजिए, इसको सॉल्व करिए और अपना आंसर बताइए कि क्या होना चाहिए। ये 4 ऑप्शन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई एक फर्म में साझेदार हैं और 2:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। जेड को 1/3 लाभ अनुपात के साथ प्रवेश दिया जाता है। अब एक्स और वाई और जेड का नया लाभ साझा अनुपात क्या होगा? बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी आपको सॉल्व करनी है। मान लीजिए कि कुल लाभ 1 है, तो जेड का जो अनुपात बना है वो 1/3 दिया है। शेष अनुपात हो जाएगा 1 - 1/3, तो 2/3। तो x का अनुपात कितना होगा? 2/3 × 2/3, ठीक है, इक्वल टू इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4/9 हो जाएगा। y का अनुपात कितना होगा? 1/3 × 2/3, कितना? 2/9 हो जाएगा। तो z का अनुपात कितना था? 1/3 था। अब इन तीनों का जो नया साझा अनुपात है x, y, z का, वो 4/9 होगा। 4/9, 2/9 और 3/9। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4:2:3, 4, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, व्हेन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था? आपका जवाब होगा 1932 में बना था, ऑप्शन बी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बनाया गया। साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होती है। तो ये अधिनियम निगम कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है। ये जो अधिनियम है वो निगम कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों का दायित्व क्या होता है? द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज डैश। आपका जवाब होगा असीमित, यानी अनलिमिटेड होता है। साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। साझेदारी अधिनियम के द्वारा साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों का उत्तरदायित्व असीमित होता है, यानी साझेदारों के दायित्व तक साझेदारों के व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसको क्या कहते हैं? आपका जवाब होगा एकीकरण बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो उसे एकीकरण यानी अमेलगेमेशन कहा जाता है। यानी जब व्यवसाय करने वाली 2 या 2 से अधिक फर्में आपस में मिल जाती हैं और मिलने वाली पुरानी फर्मों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया को एकीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदार को प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? साझेदार को लाभ हानि में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदार के मध्य स्पष्ट और लिखित समझौता न होने की स्थिति में जो बातें लागू होती हैं वो है, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा बराबर बराबर अनुपात में होता है। साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। साझेदारों को अतिरिक्त कार्य के लिए कोई भी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा और साझेदारों द्वारा दी गई अतिरिक्त पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सारे स्टेटमेंट को पढ़िए और बताइए किसमें से कौन सा गलत है। साझेदारी में साझेदारों की संख्या न्यूनतम 3 होती है, तो ये तो गलत है। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, ये सही है। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक कंपनी का पंजीयन करना अनिवार्य होता है, ये भी सही है। तो गलत है ऑप्शन ए, यानी आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इनमें से जो तथ्य सही है, सही लिखे गए थे, वो था साझेदारी में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 होती है, ठीक है, 3 नहीं होती है, 2 होती है। प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 होती है। एकाकी व्यापार व्यावसायिक संगठन का प्राचीनतम रूप है। सार्वजनिक कंपनी का पंजीयन करना अनिवार्य होता है। जबकि ऑप्शन ए में साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 ना लिख करके 3 दिया हुआ था, इसलिए वो गलत है, जबकि 2 होगा। नेक्स्ट,
रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, यानी साझेदारी फर्म का पंजीयन क्या है? साझेदारी फर्म का पंजीयन ऐच्छिक है, ऑप्शन डी। दो या दो से अधिक साझेदारों द्वारा स्थापित की गई साझेदारी संस्था का पंजीयन करना ऐच्छिक होता है, ना कि अनिवार्य होता है, जबकि कंपनी का पंजीयन करना अनिवार्य होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। भारतीय साझेदारी अधिनियम कब पारित हुई थी? 1932 में पारित हुई थी, ऑप्शन बी। साझेदारी व्यवसाय की स्थापना संबंधी नियमों और संचालन और नियंत्रण के लिए 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। उन्होंने सी को भावी लाभ के चौथाई हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया। सभी साझेदारों का नया लाभ वितरण क्या होगा? तो दिया है सी को भावी लाभ में 1/4 यानी 1/4 हिस्सा है। लाभ का शेष भाग कितना होगा? 1 - 1/4 यानी 3/4 होगा। तो शेष लाभ के यानी 3/4 भाग में ए का हिस्सा होगा 3/4 इंटू ए का हिस्सा कितना होगा? 1/2। ए और बी का है ना, तो इसलिए 1/2, इसको सॉल्व करेंगे 3/8। शेष लाभ के यानी 3/4 भाग में बी का हिस्सा 3/4 इंटू 1/2 होगा 3/8। तो ए बी और सी का जो लाभ का अनुपात बनेगा वो 3:3:3 होगा, यानी 3/8 3/8 और ये सी 1/4 3 3 और 3। ऑप्शन सी 3:3:2 इज द राइट आंसर।